अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट और रीड डाटा स्टेटमेंट ये हम स्टडी करेंगे आज। चैप्टर नंबर 2 हम कर रहे हैं। अच्छा, असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन की जा रही हो। ठीक है, यानी कि एक वेरिएबल अगर फ़र्ज़ करें ए के नाम से, ठीक है, उसको हम वैल्यू दे देते हैं 2 की, तो ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी। ठीक है, इसमें लाइन नंबर भी साथ आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि एक वैल्यू असाइन हो रही है एक वेरिएबल को जिसका नाम ए है। ठीक है, तो 2 जो है ये एक्सप्रेशन है, ए वेरिएबल है, ये लाइन नंबर है, और ये जो बीच में इक्वल का साइन है ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, अब एक असाइनमेंट स्टेटमेंट में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक तो ये है कि इसमें हम जितनी स्टेटमेंट मैंने लिखी है वो चीज़ लिख दे तो वैल्यू साइन हो जाएगी। ठीक है, ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट कहलाएगी जिसमें इक्वल का साइन होता है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हम लेट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे भी इसको लिख सकते थे, 10 के बाद लेट लिखते, ठीक है, फिर आगे हम यही चीज़ लिख देते ए इक्वल टू 2। अच्छा, तो लेकिन ये जो लेट का इस्तेमाल है, यहाँ पे लेट का लिखना है, ये लाजमी नहीं है। ठीक है, ऑप्शनल है। लेट हम लिखें या ना लिखें, दोनों तरह से वैल्यू साइन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से 2 चीज़ें हैं इसमें। असाइनमेंट ऑपरेटर में 2 तरीके हैं जिनसे हम वैल्यू साइन कर सकते हैं। लेट के साथ भी कर सकते हैं, लेट के बगैर भी कर सकते हैं। अच्छा, तो लेट जो है ये एक ऐसी कमांड है, ऐसी यानी कि स्टेटमेंट है कि जिसमें लेट का अपना लिखना ज़रूरी नहीं है और इसके पैरामीटर्स का लिखना ज़रूरी है। यानी कि इसके आगे जो ए इक्वल टू 2 मैंने जैसे एग्जांपल दी है वो चीज़ लिखनी ज़रूरी है। तो इसका सिंटेक्स ऐसे है कि पहले हम लेट लिखेंगे। ठीक है, लेट लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। उसके बाद वेरिएबल का नाम, फिर इक्वल, और फिर एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसकी एग्जांपल अभी मैंने आपको बताई है। अच्छा, अब इसकी डिटेल्ड एग्जांपल करते हैं। इसमें ऐसे है कि पहले 10 नंबर लाइन में एक रिमार्क लिखा है, कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबरों की एवरेज निकालनी है। ठीक है, ये कमेंट यानी कि यहाँ पे लिखा है। फिर लाइन नंबर 20 में लिखा है लेट m इज इक्वल टू 24। ठीक है, इसमें हम लेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। m की वैल्यू हमने 24 बना दी। फिर हमने लिखा लेट n इज़ इक्वल टू 26। ठीक है, n वेरिएबल को 26 की वैल्यू असाइन की हमने। फिर 40 नंबर लाइन पे लिखा लेट एवीजी एक और हमने एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, एवरेज के लिए एवीजी इज इक्वल टू, आगे ब्रैकेट में हमने लिखा m प्लस n, यानी m और n को जमा करना है, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर डिवाइडेड बाई 2 करना है। ठीक है, इसलिए हमने आगे /2 लिखा है। तो ये फार्मूला करेगा क्या, 24 26 को प्लस करके तो उसको 2 पे डिवाइड करेगा और इस तरह एवरेज निकालेगा। लाइन नंबर 50 पे लिखा है प्रिंट, आगे कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा है एवरेज इज इक्वल टू। ठीक है, कोटेशन मार्क्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिखी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी लिखा है ये एज इट इज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है। तो स्क्रीन पे ऐसे ही एवरेज इज इक्वल टू लिखा हुआ स्क्रीन पे आ जाएगा इसकी वजह से। उसके बाद हमने सेमी कॉलन का साइन डाला। ठीक है, सेमी कॉलन का साइन डालने से ये होगा कि अब हम एक तो ये चीज़ प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, जो हमने पहले एक एवरेज इज इक्वल टू लिखा है, और इसके अलावा एक और चीज़ भी हम प्रिंट करना चाहते हैं। वो क्या है, एवीजी, यानी कि एवीजी जो वेरिएबल ऊपर बनाया था उसका जो आंसर है वो भी स्क्रीन पर प्रिंट हो जाए। 2 चीज़ें इस प्रोग्राम को चलाने से स्क्रीन पर प्रिंट होगी। ठीक है, फिर उसके बाद एंड, प्रोग्राम एंड कर दिए। जब इसको चलाएंगे तो ये एवरेज इज इक्वल टू लिखा आएगा जो कि इसकी वजह से है। ठीक है, और आगे 25 लिखा हुआ आगे जो कि उसकी एवरेज थी। तो ये पूरा प्रोग्राम हम लेट को लिखने के बगैर भी बना सकते हैं। ठीक है, लेट को लिखे या ना लिखे मर्ज़ी है हमारी। अच्छा, ये मैं आपको इसकी एग्जांपल एक मैं आपको करके दिखाता हूँ।
पीसी बेसिक्स खोलेंगे। पहले मैंने ऑटो लिख दिया, ठीक है, लाइन नंबर को ऑटो करने के लिए। लाइन नंबर 10 में मैंने लिखा लेट ए इक्वल्स 25, ठीक है। अब मैं लेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ए वेरिएबल को 25 वैल्यू असाइन की। फिर मैंने लिखा लेट बी इक्वल्स 20। लाइन नंबर 30 में मैंने लिखा सी इज़ इक्वल टू 50, ठीक है। अब मैंने लेट नहीं लिखा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइन 40 में मैंने लिखा लेट ए वी जी इज़ इक्वल टू, यानी एवरेज निकालना चाहता हूँ मैं। अब एवरेज निकालने का फार्मूला इस तरह से बनेगा कि ए बी सी तीन हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो पहले हमें तीनों को प्लस करना है और इस सारी चीज़ को ब्रैकेट में रखना है। तो ए ब्रैकेट ओपन, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज। अगर मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। लाइन नंबर 50 में मैंने लिखा प्रिंट ए वी जी, ठीक है। जो एवरेज इसकी निकलेगी बस वो प्रिंट होकर स्क्रीन पर आ जाए। और इसको मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज तीनों नंबरों की बनती थी 31.67, ठीक है, वो स्क्रीन पे आपके सामने आ गई है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। अच्छा, अब हम जो है कुछ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स करेंगे, जिनमें से एक इनपुट स्टेटमेंट है रीड डाटा स्टेटमेंट, ठीक है, वो आज हम करेंगे। बाकी हम जो इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स है वो बाद में करेंगे। अच्छा, तो बेसिक लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनके ज़रिए हम डाटा इनपुट भी कर सकते हैं और डाटा को आउटपुट भी कर सकते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये हमारे प्रोग्राम्स को इंटरेक्टिव बनाती है, ठीक है, और बेहतर बना देती है, ठीक है। और यानी कि इससे वो प्रोग्राम को इस्तेमाल करना जो है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब रीड डाटा स्टेटमेंट हम करेंगे। रीड डाटा स्टेटमेंट में इस तरह से होता है कि पहले हम कुछ वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स को बनाने के बाद हम फिर उसको डाटा असाइन करते हैं, ठीक है। यानी कि एक ही टाइम में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को हम डाटा असाइन कर सकते हैं, ठीक है, रीड डाटा स्टेटमेंट की मदद से। यानी कि हम कहते हैं कि हमने फ़र्क करें 5 वेरिएबल बनाने हैं और फिर उनको वैल्यूज़ भी देनी है, तो वो काम हम रीड डाटा स्टेटमेंट से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इस तरह से है कि आप यहाँ नीचे सिंटेक्स देख रहे हैं, वो सिंटेक्स है डाटा स्टेटमेंट का, ठीक है, क्योंकि इसमें दो हिस्से हैं इस स्टेटमेंट के, एक रीड स्टेटमेंट है, एक डाटा स्टेटमेंट। डाटा स्टेटमेंट के ज़रिए हम डाटा वेरिएबल्स को असाइन करते हैं, ठीक है, यानी जो वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको हम वेरिएबल्स के ऊपर असाइन करते हैं डाटा स्टेटमेंट के ज़रिए, ठीक है। और रीड स्टेटमेंट के ज़रिए ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग इस्तेमाल होंगे। रीड स्टेटमेंट के ज़रिए हम वेरिएबल्स बनाते हैं। अच्छा, तो इसका सिंटेक्स है डाटा, फिर उसके आगे कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट सारी लिखेंगे, जो वैल्यूज़ हैं जो कि हम डाटा को वेरिएबल्स को देना चाहते हैं, और उनके दरमियान में कामा होना चाहिए, ठीक है, कामा सेपरेटेड होनी चाहिए। अच्छा, अब जो डाटा स्टेटमेंट है उसके साथ होता क्या है, उसके साथ न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट्स या फिर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स, ठीक है, दोनों तरह के कॉन्स्टेंट्स स्टोर की जाते हैं, ठीक है, वेरिएबल्स के अंदर। और इस डाटा स्टेटमेंट को हम प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने यानी कि पहले रीड स्टेटमेंट लिख दी, उसके बाद कुछ और काम कर रहे हैं, फार्मूले बना रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ये वो, ठीक है। फिर आगे कहीं हमने डाटा स्टेटमेंट लिखी तो वो उसको फिर भी रीड कर लेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करके तो डाटा उठा लेता है। अच्छा, अब इसकी कुछ इम्प्लीमेंटेशन है। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स हमने लिखने हैं उनको हमने सेपरेट करना है, यानी पहले एक वैल्यू लिखेंगे, ठीक है, पहले वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी है 2, अगले वेरिएबल को हमने वैल्यू देनी है 5। तो अब उनको अलग अलग कैसे लिखेंगे हम? अच्छा, तो उसको अलग अलग करने के लिए, यानी 2 और 5 दोनों को अलग अलग करने के लिए उनके दरमियान में हम
कॉमा भी डाल सकते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन भी डाल सकते हैं, या फिर स्पेस भी डाल सकते हैं, ठीक है, तीनों चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है कि एक लाइन से ज़्यादा ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये जो डाटा स्टेटमेंट है, यानी कि एक ही लाइन पे जितनी वैल्यूज उसमें लिखनी है वो लिख लेनी चाहिए, ठीक है, यानी एक ही लाइन पे हम लिख सकते हैं। अगर हमारा डाटा एक से ज़्यादा लंबा चला गया, ठीक है, डाटा ज़्यादा है, लाइन ख़त्म हो गई है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में है कि जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सेपरेट हम कैसे कर सकते हैं, कॉमे से भी कर सकते हैं, ठीक है, सेमी कॉलन से भी कर सकते हैं और स्पेस से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये है कि एक लाइन पे सारा जो डाटा के जितने कॉन्स्टेंट्स हैं वो सब आ जाने चाहिए। अगर वो नहीं आते तो फिर उस सूरत में, यानी ज़्यादा है, उस सूरत में हम एक और डाटा स्टेटमेंट लिखेंगे और उसमें बाकी कॉन्स्टेंट डालेंगे, ठीक है। यानी उसको लिखने का तरीका ये होगा कि पहले डाटा लिखेंगे और आगे फिर कॉन्स्टेंट्स लिखेंगे और उनके दरमियान में उनको कॉमा सेपरेटेड होना चाहिए, बीच में कॉमा और सेमी कॉलन या स्पेस आएगी। अच्छा, तो अब इस डाटा स्टेटमेंट को कहीं भी हम रख सकते हैं। एक डाटा स्टेटमेंट ऊपर कहीं पड़ी हुई है, दूसरी नीचे कहीं लिखी है, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है वो सारी डाटा स्टेटमेंट जितनी भी प्रोग्राम में उनको एक ही स्टेटमेंट मानता है, ठीक है। और जो रीड स्टेटमेंट है वो इसको डिटेक्ट कर लेती है, कहीं भी डाटा स्टेटमेंट लिखी हो वो वैल्यूज़ उठा लेगी, ठीक है। और एक लाजमी चीज़ ये है कि रीड स्टेटमेंट और जो डाटा स्टेटमेंट है उसमें मौजूद वेरिएबल्स और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। रीड में अगर स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया तो उसके लिए स्ट्रिंग का ही डाटा डालना होगा, ठीक है। अगर नंबर का डाटा डालेंगे तो वो फिर काम नहीं करेगा। एग्जांपल है इसकी, एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है, ठीक है, 10 नंबर लाइन पे बताया जा रहा है कि जिसमें डाटा और रीड स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया गया है। 20 नंबर लाइन पे है रीड ए, एक वेरिएबल बनाया हमने, कॉमा बी दूसरा वेरिएबल, कॉमा सी डॉलर ये तीसरा वेरिएबल। डॉलर का साइन डाला तो इसका मतलब है इसमें हम सिर्फ स्ट्रिंग को सेव कर सकते हैं। 40 नंबर लाइन में हमने लिखा डाटा 10 जो हमने लिखा है ये ए की वैल्यू ऑटोमेटिकली 10 बन जाएगी, ठीक है। फिर हमने लिखा कॉमा 20, बी जो वेरिएबल ऊपर बनाया था हमने रीड में, उस बी की वैल्यू 20 हो जाएगी, ठीक है, ये नंबर के हिसाब से। अब तीसरे नंबर पे हमने लिखा कॉमा एवरेज कोटेशन मार्क्स में, तो जो तीसरे नंबर का ऊपर वेरिएबल था यानी सी डॉलर, उसकी वैल्यू एवरेज हो जाएगी, ठीक है, उसको एक स्ट्रिंग साइन हो जाएगी। 50 नंबर पे हमने इसको एंड किया, जब रन करेंगे तो ये लिखा आ जाएगा एवरेज इज इक्वल टू 15। अच्छा, ये जो एवरेज लिखा हुआ है ये ऊपर सी डॉलर जो हमने प्रिंट किया था उसकी वजह से है, उसकी वैल्यू थी। उसके बाद इक्वल का साइन था ऊपर, तो वो इक्वल का साइन आपके सामने आ गया सेंटर में। तीसरे नंबर पे ये फार्मूला था a प्लस बी ब्रैकेट में डिवाइड बाई 2, यानी एवरेज निकाली थी दोनों नंबरों की, तो वो 15 बनती है, वो हमारे सामने स्क्रीन पे आ गया। अब मैं एक आपको इसकी एग्जांपल करके दिखाता हूँ। पीसी बेसिक्स खोलेंगे, अच्छा अब इसमें मैंने लिखा ऑटो 10 स्पेस रीड। पहले मैं कुछ वेरिएबल्स बनाता हूँ, ए कॉमा बी कॉमा सी डॉलर, ठीक है, 3 वेरिएबल बना दिए तीसरे स्ट्रिंग के लिए। 20 में मैंने लिखा प्रिंट सी डॉलर, पहले सी डॉलर प्रिंट हो जाए, उसके बाद सेमी कॉलन, फिर मैं लिख रहा हूँ कोटेशन मार्क्स के अंदर इक्वल का साइन, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिखी है मैंने, फिर मैंने कॉमा डाला और तीसरे नंबर पे मैंने लिख दिया ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डिवाइड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2, यानी ए और बी की जो भी वैल्यू होगी उनको प्लस करके 2 को डिवाइड करना। 30 नंबर लाइन पे मैंने डाटा लिखा 10, ए की वैल्यू 10 हो जाएगी, फिर 20 लिखा कॉमा 20, फिर बी की 20 हो जाएगी, फिर कॉमा यहाँ पे मैंने लिख दिया एवरेज, ठीक है, एक स्ट्रिंग लिख दी है एवरेज, ये सी डॉलर की वैल्यू एवरेज हो जाएगी, यहाँ कोटेशन मार्क्स डालना है, ठीक है।
तो ठीक है, तो ये यानी कि एक स्ट्रिंग बन गई है। अब ये $C की वैल्यू एवरेज बन जाएगी। 40 नंबर लाइन पे मैंने एंड कर दिया प्रोग्राम को। अब इसको मैं चलाऊँगा, रन किया तो आप देख सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल 15 आ गई। ये वही सेम प्रोग्राम है जो भी आपको मैंने बुक की एग्जांपल से दिखाया था, ठीक है, उसको मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक है, एवरेज $C की वजह से है, इक्वल ऊपर वाले इक्वल की वजह से, और तीसरी चीज़ 15 उस फार्मूले की वजह से है। ठीक है, A+B/2 की वजह से। अच्छा, अब इसी स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा है वो रीड स्टेटमेंट है। रीड स्टेटमेंट, इसके ज़रिए हम डाटा स्टेटमेंट के अंदर मौजूद जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो वैल्यूज़ रीड करते हैं। ठीक है, यानी हासिल करते हैं। और हासिल करके क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स रीड स्टेटमेंट के अंदर मौजूद होते हैं उनको वो जो वैल्यूज़ हमने रीड की हैं वो असाइन कर देते हैं। ये भी मैंने जो एग्जांपल आपको बताई थी उसमें रीड स्टेटमेंट भी इस्तेमाल हुई थी। ठीक है, इसका सिंटेक्स ऐसे है कि पहले रीड लिखेंगे और फिर आगे वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे कॉमा सेपरेटेड। ठीक है, यानी बीच में कॉमा डाल के उनको अलग अलग करना। इसके इम्प्लीमेंटेशन में इस तरह से है कि रीड और डाटा स्टेटमेंट पहली बात इकट्ठे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, रीड अकेला इस्तेमाल नहीं होता और डाटा भी अकेला इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसे है कि जो पहला वेरिएबल रीड में होगा वो डाटा के, उसको डाटा की पहली वैल्यू असाइन होगी, फिर जो दूसरा होगा वेरिएबल उसको दूसरी वैल्यू असाइन होगी डाटा की। ठीक है, इसी तरह तीसरे के लिए भी। तो इस तरह से यानी कि इनको वैल्यूज़ असाइन की जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए टाइप सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहला वेरिएबल हमने बनाया है इंटीजर्स के लिए तो उसमें फिर इंटीजर ही सेव करना चाहिए। ठीक है, डाटा के ज़रिए, उस पर स्ट्रिंग सेव नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे कि ऊपर इंटीजर का एक वेरिएबल था उस पर हम स्ट्रिंग सेव कर रहे हैं, ठीक है, फ़र्ज़ करें K2 लिख के सेव कर रहे हैं, तो उस सूरत में टाइप मिसमैच एरर आ जाता है। ठीक है, अच्छा, एक एरर आपको मैंने बता दिया, टाइप मिसमैच एरर क्यों आता है, जब टाइप मैच नहीं करती। ठीक है, टाइप्स डिफरेंट हो। उसके बाद एक और तरह का एरर भी आ सकता है, वो एरर होता है आउट ऑफ डाटा। ये एरर तब आता है जब वेरिएबल्स जो रीड स्टेटमेंट में हमने लिखे हैं वो हमने ज़्यादा लिख दिए हैं। ठीक है, यानी कि अगर वो हम ज़्यादा लिख दें और जो डाटा के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, वो कम हो। ठीक है, जैसे मिसाल अगर वेरिएबल हमने 5 बनाए थे, डाटा के ज़रिए हमने उसको वैल्यू सिर्फ 3 की दी है, 2 की नहीं दी, उस सूरत में आउट ऑफ डाटा का एरर आएगा। ठीक है, ये दो तरह के एरर आ सकते हैं इसमें। अच्छा, उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि हम वेरिएबल्स के नाम थोड़े लिखें, ठीक है, रीड स्टेटमेंट में फ़र्ज़ करें हमने 3 वेरिएबल के नाम लिखे और डाटा के अंदर हम एलिमेंट ज़्यादा लिख दें, ठीक है, हम डाटा के अंदर 5 वैल्यूज़ अगर लिख दें, उस सूरत में एरर नहीं आएगा। उस सूरत में ये होगा कि जो डाटा की फालतू एंड वाली वैल्यूज़ होंगी, जो एंड वाले कॉन्स्टेंट्स होंगे, वो इग्नोर हो जाएंगे। ठीक है, वो कंसिडर नहीं की जाएंगे, वैसे ही ज़ाया हो जाएंगी। यानी कि अगर हमने 3 वेरिएबल्स के लिए 5 वैल्यूज़ लिख दी हैं तो आखिरी 5 में से आखिरी 2 जो वैल्यूज़ हैं वो इग्नोर हो जाएंगी, शुरू वाली 3 असाइन हो जाएंगी। ठीक है, वेरिएबल्स को। तो ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन थी। अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल कर लेते हैं, बस ये लास्ट एग्जांपल है आज के लेक्चर की। इसको मैं आपको करके भी दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। इसमें अब ऐसे है कि एक प्रोग्राम हम बना रहे हैं जिसमें हम एक रीड स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और 2 डाटा स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे और वो डाटा स्टेटमेंट्स की वैल्यू रीड को असाइन हो जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और काम भी ये प्रोग्राम करेगा। लाइन नंबर 10 में आपको ये बताया गया है कि एक रीड स्टेटमेंट की 2 डाटा स्टेटमेंट्स होंगी। 20 नंबर लाइन पे ये बताया गया है कि ये प्रोग्राम एक पेंटागोन का पैरामीटर भी फाइंड करेगा। ठीक है, यानी पेंटागोन ऐसी शेप को कहते हैं जिसके 5 कोने होते हैं। ठीक है, ये एक पेंटागोन है। ठीक है, तो इस पेंटागोन की ये ए साइड, ठीक है, फिर ये बी है, ये सी, डी और ई, ये 5 साइड्स हैं। और इन 5 लाइनों की ये जो 5 साइडें हैं, इनकी जो लेंथ है उनको अगर हम ऐड करें तो इसका पैरामीटर निकल आता है। ठीक है, वो चीज़ भी ये प्रोग्राम
फाइंड करेगा, ठीक है। ए बी सी डी और ई इनको नाम दे दिया इन साइडों को। 30 नंबर लाइन पे ये बताया गया है कि ए बी सी डी ई जो है वो लेंथ है इसकी साइडों की, ठीक है, इस पेंटागन की, यानी ए ये वाली जो साइड है उसकी लेंथ है, उसका नाम ए है ये, ठीक है। इसी तरह बी सी और बाकी सारे। अच्छा 40 नंबर लाइन पे पहले हमने एक रीड स्टेटमेंट बनाई, ठीक है। ए कामा बी कामा सी कामा डी कामा ई लिखा, 5 यानी वेरिएबल्स बनाए। फिर उसके बाद एक और वेरिएबल बनाया कामा पी डॉलर, ठीक है, पी डॉलर के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये पी डॉलर जो है असल में पैरामीटर का जो आंसर होगा उसको स्टोर करेगा, ठीक है। इसमें एक स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है, बल्कि ये जो पी डॉलर है ये सिर्फ एक स्ट्रिंग के लिए है, ठीक है, आंसर स्टोर करने के लिए नहीं है, क्योंकि इसका आंसर नंबर्स में निकलेगा। ये जो पी डॉलर यहाँ बनाया गया ये सिर्फ एक वैसे ही पैरामीटर के नाम से एक स्ट्रिंग हम बनाएंगे, उसको स्टोर करेगा, ठीक है। अच्छा अब हमने क्या किया, 50 नंबर लाइन पे फार्मूला लिख दिया पैरामीटर का। पैरामीटर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। पांचों साइड को यानी जमा करना है, सिंपली इनको बस प्लस कर दें, ये लेंथें हैं तो पैरामीटर निकल आता है, ठीक है, पेंटागन का। लाइन नंबर 60 में हम आते हैं। यहाँ पे हमने एक कोड लिखा है, वो ये है कि पहले प्रिंट लिख दिए, 3 चीज़ें प्रिंट करना चाह रहे हैं। पहले पी डॉलर को प्रिंट करेंगे। आप एक चीज़ नोट करो कि अभी तक पी डॉलर की वैल्यू ऊपर असाइन नहीं हुई, ठीक है। हालांकि पी डॉलर की वैल्यू इस स्टेटमेंट से भी आगे है, लेकिन फिर भी वो जो रीड स्टेटमेंट है वो इसको रीड कर लेती है, ठीक है, वो ढूंढ लेती है। वो पहले ही डाटा जब रीड स्टेटमेंट आती है तो वो डाटा स्टेटमेंट पूरे प्रोग्राम के अंदर से ढूंढ के वैल्यूज असाइन उसको हो जाती हैं साथ ही, ठीक है, फिर प्रोग्राम आगे चलता है। अच्छा तो पहले पी डॉलर प्रिंट होगा, फिर उसके बाद कोटेशन मार्क्स में इक्वल लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इनके दरमियान में सेमी कॉलन का साइन है, ठीक है, और उसके आगे भी फिर सेमी कॉलन का साइन है, और फिर पैरामीटर जो वेरिएबल ऊपर हमने बनाया था वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा जिस पे पैरामीटर का आंसर मौजूद है। 70 नंबर लाइन पे हमने डाटा लिखा 12, 18, 24। तो ए को 12 मिल गई, बी को 18 और सी को 24 वैल्यू साइन होगी। फिर 80 नंबर लाइन पे हमने मज़ीद डाटा लिखा है, ठीक है, पहले डाटा लिखा उसके आगे लिखा 18, फिर 35, फिर पैरामीटर। ये जो पैरामीटर लिखा है इसको कोटेशन मार्क्स में होना चाहिए क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अच्छा भी यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है। अच्छा अब ये जो 18 लिखा है हमने, ये चौथा जो वेरिएबल डी था उसको साइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि हम डाटा स्टेटमेंट्स को अलग अलग लाइनों पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। एक डाटा स्टेटमेंट थोड़ी ऊपर कहीं लिखी हो, दूसरी डाटा स्टेटमेंट कहीं नीचे हो, फिर भी काम चल जाएगा, इकट्ठा लिखना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा 18 उसके बाद 35 ई को वैल्यू मिलेगी, फिर जो पैरामीटर की स्ट्रिंग है वो पी डॉलर को साइन हो जाएगी, फिर एंड कर दिया। इसको जब चलाएंगे तो जो 60 नंबर लाइन है आपके सामने वो प्रिंट स्टेटमेंट थी वो आउटपुट होगी। पहले सबसे पी डॉलर जिसकी वैल्यू थी पैरामीटर वो आएगा, फिर इक्वल का साइन, ठीक है, वो आ गया। फिर उसके बाद जो पैरामीटर का आंसर था 107 था वो आउटपुट हो गया। इसको भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा तो और पहले मैंने ऑटो लिखा, उसके बाद लाइन नंबर 10 में मैंने लिख दिया रीड। अच्छा यहाँ पे मैं वेरिएबल्स बना रहा हूँ, ठीक है, ए बी सी डी ई और एक पी डॉलर, ठीक है, इस सब को मैंने कॉमा सेपरेटेड किया, बीच में कॉमर्स डाले हैं। लाइन नंबर 20 में मैंने लिखा पी एम, ये मैंने पैरामीटर के लिए एक वेरिएबल बनाया पी एम के नाम से, इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, ये पेंटागन की पांचों साइड्स जिनको प्लस करना है और फिर पैरामीटर कैलकुलेट करना है। अच्छा उसके बाद लाइन नंबर 30 में लिखा प्रिंट, इसमें पी डॉलर पहले लिख दिया, ठीक है, फिर सेमी कॉलन डाला। अब मैं
मैंने कोटेशन मार्क में इक्वल डाला है, दूसरी चीज़ ये प्रिंट होगी। फिर सेमी कॉलन डाल के अब मैंने लिख दिया पीएम, यानी कि ऊपर जो पीएम का फार्मूला बनाया उसका आंसर स्क्रीन पे तीसरी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। 40 नंबर लाइन पे मैंने डाटा स्टेटमेंट लिखी, ठीक है। पहले डाटा लिखा, स्पेस 12, ए की वैल्यू 12 हो जाएगी, बी की 18, बीच में कॉम में डालने हैं, ठीक है। फिर सी की 24। 50 नंबर लाइन पे मैंने दोबारा डाटा लिखा है, बाकी डाटा मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब मैंने 18 लिख दिया, डी की वैल्यू 18 हो जाएगी और ई की वैल्यू मैंने 35 साइन कर दी, ठीक है। फिर कामा एंड पे लिख दिया पीएम। तो इस तरह से पी डॉलर जो है उसको पीएम की वैल्यू साइन हो जाएगी, इसको मैंने एंड कर दिया। तो सिंपल पीएम लिखने से भी डाटा में कोटेशन मार्क्स के बगैर भी काम चल जाएगा, ठीक है। वैसे तो कोटेशन मार्क लिखना चाहिए, ठीक है, ज़रूरी होता है स्ट्रिंग के लिए, लेकिन डाटा रीड डाटा में इस चीज़ का इतना प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ऊपर ही हमने कह दिया था कि ये डॉलर वाला है, डॉलर साइन डाल दिया था, ठीक है। तो इसका मतलब था ये स्ट्रिंग वाला वेरिएबल था पी डॉलर। तो डायरेक्ट पीएम भी हम अगर डाटा में लिखते हैं तो वैल्यू साइन हो जाएगी, ठीक है। वैसे कोटेशन मार्क्स में स्ट्रिंग को लिखना चाहिए। अच्छा, अब इसको जब हमने रन किया तो आप देख सकते हैं कि पहले पीएम लिखा हुआ है लाइन नंबर 30 के अंदर से, उसके बाद इक्वल का साइन और फिर उसके बाद 107 जो इसका आंसर था वो आ गया हमारे सामने। अल्लाह हाफिज़।